हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका जो है मिस्र की कला स्टार्ट हो गया था और इनको 8 भागों में बांटा गया था। तो जैसा कि मैंने आप लोग को 8 भाग वो बता दिए थे, इनके 30 राजवंश थे, उनको सभी को 8 भागों में बांटा गया था। तो आपका पहला जो था वो प्रागवंशीय युग था। तो प्रागवंशीय युग चल रहा था आपका। जो नेक्स्ट था वो था प्राचीन राजवंश। तो हम पहले देखते हैं। और प्रागवंशीय युग के बाद राजवंशीय युग था, जो कि उसमें कुछ कलात्मक चीज़ें नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने आपको वो पॉइंट नहीं पढ़ाया है। तो थर्ड है जो प्राचीन राजवंश, अब हम वो पढ़ेंगे क्योंकि उसमें कलात्मक क्रियाएं की गई थी। तो इसके पहले मैं आपको इस वीडियो में बताने से पहले आपको जो लास्ट वीडियो भेजी थी थोड़ा सा वो रिमाइंड करते हैं, देन फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ हरकोन पोलिस के समाधि ग्रह से मृणपात्र व भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। पात्रों के गहरे लाल रंग के धरातल पर श्वेत व भूरे रंग द्वारा पशुओं व मानव की आकृतियां का सीमा रेखाओं द्वारा अंकन हुआ है। यह ज्यामितीय अभिप्राय भी अंकन किया गया है। तो देखिए जो हरकोन पोलिस एक जगह है, तो यहाँ के जो समाधि ग्रह से मृण पात्र व भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। मतलब मिट्टी के जो बने हुए, मृण मतलब मिट्टी होता है, तो मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं उन पे और जो भित्ति दीवारों पे जो चित्रण हुआ है वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? समाधि ग्रहों से प्राप्त हुए हैं। तो समाधि ग्रह आपको बताया था कि किस प्रकार यहाँ पे बनते थे। जूम मीटिंग पे जो है आपको मैंने बता दिया था ये। तो पात्रों के गहरे लाल रंग के धरातल पर श्वेत व भूरे रंग द्वारा पशुओं व मानव की आकृतियाँ सीमा रेखाओं द्वारा बनाई गई हैं। तो इनका जो बेस होता था तो वो कैसा बनता था? गहरे लाल रंग का बनता था और उसके ऊपर फिर ये सफ़ेद रंग से या फिर भूरे रंग से ये पशु और मानव आकृतियों के आउटलाइन द्वारा रेखांकन करते थे। और कहीं कहीं पे इन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप्स का भी यूज़ किया हुआ है। कहीं कहीं आखेट का भी अंकन है। कुछ समय पश्चात मकर मत्स्य आदि युगीन नौकाओं का भी चित्रण मिलता है। 3500 ईसा वर्ष के लगभग इन पात्रों की हल्की गुलाबी पृष्ठभूमि पर गहरे लाल रंग से छाया प्रति महत्वपूर्ण है। तो कहीं कहीं पे कैसा चित्र मिलता है? आखेट का मिलता है, और जिनमें जो है समय के पश्चात कुछ समय बाद इसमें जो है वो मकर मत्स्य आदि चीज़ें, नौकाओं का चित्र इसमें मिलता हुआ है। और बाद में इसमें जो है हल्की गुलाबी पृष्ठभूमि पर गहरे लाल रंग से चित्रण किया गया है। भित्ति चित्र एक का एक अंश भी प्राप्त हुआ है, जिनमें हिरण तथा अन्य पशु इधर उधर चित्रित किए गए हैं तथा अन्य मानव आकृतियां परस्पर तथा कहीं पशुओं से लड़ते चित्रित की गई हैं। मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें हाथी दांत व मिट्टी की प्रतिमाएं महत्वपूर्ण हैं। तो इनके साथ साथ यहाँ पे मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं और कुछ जो चित्रों के अंश प्राप्त हुए हैं भित्ति चित्रों के, उसमें हिरण को दिखाया हुआ है जो इधर उधर भाग रहे हैं, और मानव आकृतियाँ भी दिखाई गई हैं, और पशुओं को परस्पर लड़ते हुए भी दिखाया गया है। और जो इनमें यहाँ पे मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो हाथी के दांत की या मिट्टी की प्रतिमाएं मानी गई हैं। प्रारंभ में आखेट के विषय लेकर ये लोग काम करते थे। पशुओं का चित्रण भी आगे जाकर हुआ है, और विजय चलकर वही जो ये पशुओं का चित्रण करते हैं वही जो विजय के सम्राट है उनका प्रतीक बन गया है। जिनकी विजय होती थी वो उन जानवरों का या उन पशुओं का एक प्रतीक ले लेते थे। इन प्रतीकों में सिंह व वृषभ प्रमुख है। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में ये लोग लेते थे? कौन से जानवर या कौन से पशु को लेते थे? सिंह और वृषभ को लेते थे, बाइसन और लॉयन को लेते थे। तो अनेक स्थानों पर सम्राटों को मानव रूप में प्रस्तुत करते हुए भी पूंछ दिखाया है, जो पशु जगत में उनकी शक्ति के मूल की उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है सम्राटों को दिखाया हुआ है तो उनको पूंछ सहित दिखाया हुआ है, जो पशु जगत में भी उनकी शक्ति का मूल उदाहरण मानते हैं। इनको जो है पूंछ सहित मानव को दिखाया गया है, सम्राटों को दिखाया गया है। समाधि ग्रहों के अतिरिक्त भित्तियों के अलंकरण में चित्रकला महत्वपूर्ण समझी गई है। भित्तियों पर लगे काष्ठ के अनेक उपकरणों में भी चित्रण किया गया है। तो देखिए समाधि ग्रह जो बता रही थी आपको, तो उसमें बहुत सारी चित्रकलाएं बनाई गई हैं उनकी भित्तियों पर, और भित्तियों पर जो काष्ठ जो लकड़ी लगी हुई है उन पर भी बहुत सारे चित्रण किए गए हैं। अनेक समाधि में काष्ठ पट्टिकाओं पर भी चित्रण मिलता है, और सम्राटों के जीवन से संबंधित चित्रण इसमें किया गया है। पत्थर की तस्तरी में भी चित्रण मिला हुआ है और उनके कुछ विषय मिले हुए हैं। इनमें हिरणों का पीछा करते शिकारी और कुत्ते, जाल में उलझे हुए पक्षी, ये सारी चीज़ें इनके विषय होते थे। मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत पशुओं के आकृतियों से अधिक सजीव व कुशलता से अंकित की गई हैं। तो मानव आकृतियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे अंकन किया गया है उनका। खड़ी हुई मानव आकृतियाँ जो दाईं ओर देखते हुए बायां पैर आगे अंकित किया गया है। जिस दिशा में दृष्टि है उसी में कंधे तथा उसी में दिशा में बायां पैर
बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी थी कि ये चित्रण क्यों करते थे, कैसे करते थे, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। और धड़ को सम्मुख इन्होंने अंकित किया हुआ है। कलाकार को शरीर पर पहनाए जाने वाले अनेक आभूषण भी बनाए हुए हैं। नग्न आकृतियों में शरीर के सभी भागों को अंकित किया हुआ है और इनको एक अच्छा अवसर भी मिला कि ये न्यूड फिगर को कैसे बना सकते हैं। तो इसमें जो है बहुत सारे जो है नग्न आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। धीरे धीरे आकृतियों को अंकित करने के नियम बन गए थे। तो आपको बताया था कि यहाँ पे गणितीय नियम बन गए थे, कैसे वो चौकोर खाने खींच कर उनमें आकृतियाँ नाप नाप के बनाते थे, फिर उनको ये लोग मिटा देते थे जब ये क्रिया हो जाती थी, इनके चित्रण की क्रिया। तो अब देखते हैं इस वीडियो में क्या है। मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि कही जाती है, जिसका अर्थ है पवित्र चिन्ह। इसमें कुल 2000 चित्र अक्षर थे। यूनिफॉर्म लिपि के समान मिस्री लिपि के चिन्ह भी थे। तो जो प्राचीन मिस्र की लिपि थी वो कैसी थी? चित्राक्षर लिपि कही जाती थी उसको, और उसका अर्थ था, चित्राक्षर लिपि का अर्थ है यहाँ पे पवित्र चिन्ह। तो जो इनकी लिपियां थी उनको पवित्र चिन्ह भी कहा जाता है। इसमें कुल 2000 चित्र अक्षर थे जो क्यूनिफॉर्म लिपि के समान मिस्री लिपि के चिन्ह थे। तो आपको क्यूनिफॉर्म आपको बताया था मैंने, विद एग्जाम्पल आपको पिक्चर भी शेयर की थी मैंने कि कैसे क्यूनिफॉर्म होता था। तो इसमें जो है कुल 2000 चित्र अक्षर थे। तो ये लोग जो है वो चित्रों के द्वारा इनकी लिपियाँ बनाई जाती थी। तो ये यूनिफॉर्म के समान लगते थे। तो ऐसे ही कुछ चाइनीज़ लिपि भी होती है, वैसे ही यूनिफॉर्म होती है, और वैसे ही मिस्र की लिपि भी वैसी ही थी, जिसको क्या कहते हैं? चित्राक्षर लिपि कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आपका सेकंड जो है वो प्राचीन राजवंश है, ओल्ड किंगडम। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। मिस्र का सभी इतिहास प्राचीन 2700 से 2900 ईसा पूर्व राजवंश से ही प्रारंभ होता है। मिस्र का राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप इसी युग में निखर कर सामने आया। तो जो आपका ये थर्ड है आपका प्राचीन राजवंश, तो इसमें बता रहे हैं कि जो मिस्र का राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप है, तो सबसे ज़्यादा इसमें ही उच्चतम रूप में वो उच्च जगह पहुंचा और निखर कर सामने आया। इस काल में तीसरे राजवंश से लेकर छठे राजवंश तक के शासकों ने लगभग 500 वर्षों तक शासन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें 30 राजवंश थे। तो इस काल में कितने हैं? तीसरे राजवंश से लेकर छठे राजवंश तक का ये काल माना जाता है, और इसमें 500 वर्षों तक लगभग शासन किया था राजवंशों ने। इन 3 राजवंशों के फलों न केवल विजय अभियानों में रुचि लेते थे, अपितु वह निर्माण कार्य में भी उतने ही मनोयोग से सहयोग देते थे। तो यहाँ पे जो है ये फलो जहाँ पे लिखा है इसको सही कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे ये फरो होगा, तो आपको बता देती हूँ, ये यहाँ पे फरो लिखा है तो फरो कर लेना इसको। तो इन 3 राजवंशों के फरोह न केवल विजय अभियानों में रुचि लेते थे, फरोह आपको बताया था राज्य का प्रतीक होता है। तो ये जो है विजय अभियानों में जो रुचि तो लेते ही थे, उसके साथ साथ वो निर्माण कार्य में भी उतने ही मनोयोग और सहयोग देते थे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो बनती थी तो उसमें भी इनका सहयोग पूरा होता था। आगे देखते हैं, इस काल में स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ, और इसी कारण इस काल को पिरामिड युग तथा फरोह को पिरामिड निर्माता कहा जाता है। तो क्या हुआ इस काल में? स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास हुआ, और इसी कारण इस काल को क्या कहा जाता है? पिरामिड युग कहा जाता है, तथा फरोह को पिरामिड निर्माता कहा जाता है। जो यहाँ के राजा थे, शासक थे, राजवंश, तो ये लोग जो है पिरामिड बनवाते थे, इसलिए इनको पिरामिड निर्माता कहा जाता है। और इस टाइम पे स्थापत्य कला का विकास हुआ था, इसको और पिरामिड युग भी कहा जाता है। इस काल में मेम्फिस नगर राजधानी थी, जिसके कारण समस्त कला वैभव का केंद्र यही केंद्रित था। तृतीय वंश का प्रथम शासक जोसेर था। अब देखिए, इस काल में मेम्फिस नगर राजधानी बनाई गई थी, तो जब प्राचीन राजवंश था, और जिसके कारण यही केंद्र था कला का। और तृतीय वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? सम्राट जोसेर था। जोसेर प्रथम फरोह था जिसने पिरामिड बनाने की कला का विकास किया और पाषाण स्थापत्य कला का जन्मदाता माना। इससे पूर्व धूप में सुखाई गई ईंटों से मस्तबा व पिरामिड बनाए जाते थे। अब देखिए, जोसेर जो है वो तृतीय वंश का प्रथम सम्राट था। तो ये जो है क्या करता था? पिरामिड बनाने का जो विकास माना गया है वो जोसेर से ही माना गया है, यही जन्मदाता माना जाता है पिरामिड का। और इससे पूर्व क्या होता था? मस्तबा बनता था, जो ईंटों को सुखा के बनता था। आपको मैंने बताया था मस्तबा के बारे में
कि कैसे मस्तबा बनाए जाते थे। जोसेर ने मेम्फिस में 38 फीट ऊंची, यहाँ पे फीट लिख लेना 38 के बाद, तो 38 फीट ऊंची व 227 फीट चौड़ी समाधि का निर्माण करवाया, जिसे कुछ समय पश्चात विस्तृत रूप प्रदान किया गया। अब देखिए, जोसेर ने मेम्फिस नगर जो इनकी राजधानी थी उसमें 33 फीट व 227 फीट चौड़ी समाधि का निर्माण करवाया, और इसमें जो है इसको कुछ टाइम बाद इसको जो है बहुत बड़ा बना दिया गया, विस्तृत रूप इसको दे दिया गया है। इसके साथ ही मृतक की अंत्येष्टि क्रिया करने हेतु मंदिर, शोक कक्ष, भूल भुलैया तथा विशाल खुले प्रांगण भी बनवाए गए। मंदिर में सम्राट जोसेर की प्रतिमा भी स्थापित की गई। जोसेर के उत्तराधिकारी भी पिरामिड निर्माणकर्ता माने जाते हैं। तो ये जो है ये पिरामिड बनवाते थे, तो इसके साथ साथ ये अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए क्या करते थे, शोक कक्ष भी बनवाते थे, और भूल भुलैया भी इन्होंने बनवाए हैं, और विशाल खुले प्रांगण। तो प्रांगण आपको बताया था कि खुला आंगन जैसे बनता है, तो प्रांगण, बड़े बड़े प्रांगण बनाए हुए हैं। और मंदिर के सम्राट जोसेर की प्रतिमा भी बनाई गई है, जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था उसकी प्रतिमा भी बनाई गई है। जोसेर के जो उत्तराधिकारी थे वो भी पिरामिड निर्माणकर्ता माने जाते हैं, इनके बाद भी पिरामिड बनाए जाते थे। इसके पश्चात तृतीय राजवंश का अंतर था। खुफू के नेतृत्व में चतुर्वंश की स्थापना होती है। इस वंश का भी राजनीतिक व सांस्कृतिक महत्व प्रति राजवंश से कम नहीं है। इसके प्रभावशाली शासकों में 3 प्रमुख हैं, खुफू, खफरे तथा मेंगरे हैं। अब देखिए पूरी लाइन का क्या मतलब है, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि क्या लिखा हुआ है। तो ये जो जोसेर था, तो इसके पश्चात जो है वो खुफू आया। खुफू का नेतृत्व हुआ जो चतुर्थ वंश का स्थापक था। तृतीय वंश में जोसेर था और चतुर्वंश में कौन था, खुफू था। तो इस वंश का राजनीतिक व सांस्कृतिक महत्व जो है वो कम नहीं हुआ था, जिसके कारण प्रभावशाली शासकों में से 3 मुख्य थे। कौन थे वो, खुफू, खफरे तथा मेंगरे, ये 3 इसमें मुख्य थे। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये पिरामिड का निर्माण करते थे। तो आपने देखा भी होगा ये पिरामिड, तो ये मैंने कुछ इसमें पिक्चर शेयर किया हुआ है कि कैसे ये नीचे चौड़ा होता था और ऊपर पतला होता जाता था। जैसे आपका जिगुरात बनता था वैसे कुछ टाइप ये भी बनता था पिरामिड, पर ये तिकोना शेप होता था, उनका वो चौकोर होता था। तो ये इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है पिरामिड। अब आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। खुफू पिरामिड युग का एक महान फरोह था, जिसने राज्य विस्तार के साथ ही कला व संस्कार का भी विकास किया। इसने विपुल धनराशि लगाकर गीजा में अपना पिरामिड बनवाया। अब खुफू क्या है, वो महान फरोह माना जाता है किसका, पिरामिड युग का, जिसने राज्य के विस्तार के साथ ही कला और संस्कार पर भी विकास किया। और इसने विपुल मतलब बहुत सारी धनराशि लगा के पैसे खर्च करके उसने गीज़ा जो जगह है वहाँ पे अपना पिरामिड बनवाया। हजारों मजदूरों की सहायता से 13 एकड़ भूमि पर 450 फीट ऊंचे इस पिरामिड का निर्माण दक्ष वास्तुकार ने लगभग 23 लाख प्रखंड लगाकर 20 वर्षों में काम किया। अब देखिए यहाँ पे जो प्रखंड लिखा है वो प्रस्तर खंड होगा, उसको आप लोग जो है सही कर लेना। तो हजारों मजदूरों द्वारा ये बनाया गया था, और कहाँ पे, 13 एकड़ भूमि पर बनाया गया था, और 450 फीट ऊंचा, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा बनाया गया था। 450 फीट आप लगा ही सकते हैं कि कितना ऊंचा पिरामिड है ये, और इसको बहुत दक्ष वास्तुकारों द्वारा बनाया जाता था, और 23 लाख प्रस्तर खंड द्वारा इसको बनाया गया था। और कितने साल में पूरा हुआ था ये, 20 साल में पूरा हुआ था। तो आपको मैं इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी कि कैसे ये गीज़ा का पिरामिड था, और आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत फेमस है ये हमारे 7 अजूबों में भी आता है गीज़ा का पिरामिड। तो इस पिरामिड के पूर्वी तरफ 3 पिरामिड एक ही पंक्ति में बनाए गए हैं, जिनके फर्श चूना पत्थर से तैयार किए गए हैं। यहाँ एक देवालय का भी निर्माण किया गया है, जहाँ खुफू के परिवार के मृतक संस्कार संबंधी कार्य किए जाते थे। तो अब देखिए ये जो पिरामिड बनाया गया है, तो इसके पूर्वी तरफ 3 और छोटे पिरामिड एक ही सीक्वेंस में एक ही पंक्ति में बनाए गए हैं। तो उन पिरामिड के जो फर्श है वो चूना पत्थर से तैयार की गई है,
जहाँ एक देवालय का भी निर्माण हुआ है। और वहाँ पे क्या होता था, जो खुफू के परिवार के जो मृतक संस्कार हैं, जो मर जाते थे, उनसे रिलेटेड जो संस्कार होते थे वो सारे यहीं पे किए जाते थे। इस वर्ष का दूसरा प्रसिद्ध सम्राट खफरे था। खफरे के काल में भी मिस्र की संस्कृति का कलात्मक एवं धार्मिक पक्ष विकसित हुआ था। तो जो दूसरा है वो कौन है, खफरे है। खुफू, खफरे, मेंकरे, आपको 3 बताए मैंने। तो दूसरा प्रसिद्ध सम्राट खफरे है। तो इसके टाइम पे भी उसने कलात्मक विकास किए थे और धार्मिक पक्ष का भी विकास किया था, विकसित हुआ था। तो अभी आपको मैंने पिरामिड के बारे में बता दिया। अभी आगे और है आपका प्राचीन राजवंश। फिर अभी इसके जो 8 भागों में डिवाइड किया था, तो वो आपको धीरे धीरे बताऊंगी मैं कि क्या है उनमें। तो अभी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो मुझे मैसेज करें या जूम मीटिंग पे मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।